नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 23 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये ग्रेगोर मेंडल थे। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर देखिए, झील, तालाब, नदी और झरने की अगर बात करें तो ये सभी जल से संबंधित है, लेकिन अगर पर्वत की बात करें तो ये जल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 पर्वत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? यहाँ पर देखिए, ट्रेन की बात की जाए, बस की बात की जाए, तांगा की बात की जाए और साइकिल रिक्शा की बात की जाए तो ये सभी सड़क पर चलने वाले वाहन हैं। लेकिन अगर बात की जाए जहाज की, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि जहाज पानी वाला है अथवा उड़ने वाला है। तो फिर भी ये अगर पानी वाला भी होगा और उड़ने वाला भी होगा तो भी ये ज़मीन पर नहीं चलेगा, जिस प्रकार से ट्रेन, बस, तांगा और रिक्शा चल रहे थे। तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? जहाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोद कर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में इसे खूंटी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ कॉलम 1 में पहला जो दिया गया है उल्लू, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उल्लू की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल सामने की ओर होती हैं, जिस प्रकार से मनुष्य की आंखें होती हैं, और सभी पक्षियों की जो आंखें होती हैं वे साइड में होती हैं, लेकिन उल्लू की आंखें मनुष्य के जैसे बिल्कुल चेहरे पर सामने की ओर होती है। तो पहले का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए, स्लॉथ की अगर बात करें, डी वाले ऑप्शन की, तो ये दिन भर में यानी 24 घंटे में 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर करके सोता है। सी देखिए, बाज की अगर बात करें तो ये हमसे यानी कि मनुष्यों से 4 गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। एक ही ऑप्शन बचा रेशम कीट, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। तो क्या विकल्प बना? देखिए यहाँ पर विकल्प बन रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में ले आए थे? तो ऑप्शन नंबर 2 टमाटर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे, ये सुबह का समय है, चल करके शहर वाई रात के 10:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालने के लिए आपको कुल चली गई दूरी बट्टे कुल लगा समय निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दूरी तो दी गई है, अब हमें कुल लगा समय निकालना है। तो कुल लगा समय कैसे निकाल सकते हैं? पहुँचता कितने बजे है? 22:30 पे, और कितने बजे से चलता है? 7:30। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, ये देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 22 में से 7 जाएगा, 15 बचेगा, यानी 15 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन अगर आप विकल्प में देखेंगे तो इसमें जो मात्रक दिया गया है मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया था और ये घंटे में आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मीटर पर सेकंड में ही उत्तर निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए, औसत चाल क्या होता है? कुल चली गई दूरी यानी 540। अब इसको मीटर में बदलने के लिए, चूंकि ये किलोमीटर में था, मैं 1000 से गुणा कर दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, समय कितना आया था? 15 घंटे आया था। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। देखिए, मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, इससे 1 0 से 1 0 कट गया, ये इससे कट जाएगा, और उसके बाद से देखिए, अगर हम लोग इसको 6 से काटें तो 6 9 54 0 हो जाएगा। फिर ये 6 से काटे तो 15 बार में जाएगा, और ये 15 इससे कट जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा 10 मीटर। केवल ये 10 बचा, देखिए 10 मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 10 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। चलिए, मैं मधुमक्खियों के बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ, उसके बाद से स्वतः ही आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। स्क्रीन पर आप मधुमक्खी का छत्ता देख पा रहे होंगे। इस छत्ते की कुछ खासियत होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, एक रानी मक्खी होगी हर छत्ते में, जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पर मादा मक्खी होगी, लेकिन कुछ नर मक्खी भी होते हैं।
छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। कौन? मादा मक्खी, ठीक है। और जो रानी मक्खी है वो काम नहीं करती है, उसका काम बस अंडे देना है। आगे सुनिए, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। यानी जब भी उसको रस मिलेगा कहीं पर फूलों का, तो वो एक स्पेशल डांस करने लगती है, जिससे दूसरी मक्खियों को ये एहसास हो जाता है कि हमें रस वहाँ पर मिल सकता है। आगे सुनिए, वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी इन्हीं का काम है। ये ना हो तो ना छत्ता बन पाएगा और ना ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। शहद के बिना जो छत्ते की सारी मधुमक्खियां हैं वह भूखी रह जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो विशेष तौर पर आपने समझ लिया कि जो नर मक्खी होते हैं, कुछ नर मक्खी इस छत्ते में जरूर होते हैं, लेकिन उनका कुछ काम नहीं होता है, कुछ खास काम नहीं होता है। एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, और जो अंडे देगी उसके बाद से जो बच्चे होंगे उनको पालने का काम जो मधुमक्खियाँ, जो मादा मक्खियाँ हैं, उनका है। और इसके अलावा जो रस लाया जाता है वो भी मधुमक्खियों का ही काम है। और ये सब कुछ जानकारी हो गई इन छत्तों के बारे में और मधुमक्खियों के बारे में। अब चलिए प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से सही कथन कौन सा है। देखिए, पहला कथन ये दिया गया है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये हमने अभी देखा था, तो ये विकल्प तो पॉजिटिव है, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये विकल्प गलत है, क्योंकि जो नर मक्खियां हैं इनका कुछ खास काम नहीं है। ये ना तो शहद ला रही हैं, ना तो बच्चे का पालन कर रही हैं, और ना ही फूलों का रस लेकर के आ रही हैं। तो ये कुछ खास इनका काम नहीं होता है, जबकि यहाँ पर प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये चूंकि विरोधाभास है, इस वजह से आपका नहीं होगा। चौथा देखिए, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि जो मक्खियाँ काम करती हैं, जो मादा मक्खियाँ होती हैं, वहीं छत्ते के लिए काम करती हैं, तो ये सही था। अंतिम देखिए, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। ये नर मक्खियों की बात की गई, जबकि कौन करता है? मधुमक्खियाँ करती हैं, यानी मादा मक्खियाँ करती हैं। तो ये विकल्प गलत था। अब कौन कौन सा सही हुआ, तो आप स्क्रीन पर देखिए, ए, बी और डी। ए, बी, डी केवल सही होगा। अब चलिए विकल्पों में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ए, बी, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे और यहाँ पर अरेबियन सागर है, ठीक है, अरब सागर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र राज्य है जिसका तट अरब सागर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद से देखिए ये कर्नाटक राज्य है जो कि अरब सागर पर इसका तट है। और यहाँ पर तीसरा राज्य देख सकते हैं केरला, इसका भी अरब सागर पर तट है। अगर बात करें गोवा की, तो ये भी गोवा भी ऑप्शन में हो जाता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में गोवा दिया नहीं गया है, 3 राज्य आपसे पूछे गए हैं, तो कौन कौन से हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और केरला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 1 सही उत्तर है। दूसरे विकल्प में देखिए, गुजरात का तो करता है, महाराष्ट्र का भी करता है, लेकिन तमिलनाडु का नहीं करता है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। तीसरा देखिए, केरल का भी करता है, कर्नाटक का भी करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं करता है, इस वजह से ये गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के तट उस अरब सागर के तट पर स्थित हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का नहीं है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश के किस एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती? तो ये मिजोरम में होता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड की मुख्य फसल चावल है। ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। पहला दिया गया है, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी कि नरम बना देते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, केंचुए खरपतवार को खाते हैं, ये गलत है, केंचुए खरपतवार नहीं खाते हैं, जिससे फसल को सुरक्षा मिलती है, तो ये गलत था, ठीक है। चौथा देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, तो ये विकल्प पॉजिटिव था, ये होता है, ठीक है। जो मृत पत्तियां होती हैं उसको केंचुए खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी
और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब विकल्प में देखिए, यहाँ पर ए बी सी दिया गया जो कि गलत था, यहाँ पर भी सी दिया गया, यहाँ पर भी सी दिया गया, तो ये तीनों गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा ए बी डी, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम, तो मधुबनी बिहार का एक जिला है। ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूल की सब्जी पसंद करते हैं। तो कश्मीर के लोग, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूल की सब्जी नहीं खाते हैं, ये विकल्प गलत होगा। तीसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। दिए गए विकल्प में देखिए ए और सी सही होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तीसरे विकल्प में देखिए ए और बी दिया गया है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ही बचा, ए और सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह उत्तराखंड का एक स्थान है, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड राज्य की बात की जा रही है, तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। तो ये कार्बेट पार्क होगा, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। यहाँ पर पहला विकल्प देखिए दिया गया है, समानता, न्याय, शांति और मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। समालोचना करना मतलब क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित है। तो जब आप बच्चों को इस प्रकार की गतिविधि देंगे जिसमें समानता, न्याय, शांति और मानव के अधिकार और मर्यादा के सम्मान के विषय पर वो एक तरीके से विचार करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो ये उनका सतत मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है, क्योंकि देखिए ईवीएस के संदर्भ में आपको एक शब्द हमेशा याद रखना है, एकीकृत। जहां पर भी एकीकृत आपको दिखे उस ऑप्शन के सही होने के चांसेस 90% होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ईवीएस का एकीकृत स्वरूप इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि थीम आपस में संबद्ध और अंतः संबंधित है। आप लोग देखेंगे कि जो थीम है उसमें भोजन का भी पार्ट है, इसके अलावा यात्रा का भी पार्ट है। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, कहने का मतलब कि जो इसके अंतर्गत उनको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, ये तो थीम हो गया, इसके अंतर्गत जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कई सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। कई सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होने की वजह से एकीकृत का मतलब ये हुआ कि कई सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना। तो इसी वजह से ईवीएस को एकीकृत स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इसके जो थीम के टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्यों। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है, क्योंकि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके उसको शिक्षा दी जाती है। बच्चे के परिवेश में जो कुछ भी उसने देखा है वो उसका अनुभव हो गया। अब उससे जोड़ करके जब आप शिक्षा देंगे तो अनुभव द्वारा सीखने पर यह केंद्रित होता है, इस वजह से इसे बाल केंद्रित कहा जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। अगर बात करें, ईवीएस में कुल 6 थीम बताए गए हैं, जिसमें से जो पहला थीम है उसके 4 उप थीम बताए गए हैं। 6 थीम को एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। पहला थीम होता है परिवार एवं मित्र, दूसरा होता है भोजन, तीसरा होता है पानी, चौथा होता है आश्रय, पांचवा होता है यात्रा और छठवां होता है जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये हो गया आपके थीम। और उप थीम की बात करें तो पहला जो परिवार एवं मित्र था उसमें कई उप थीम हैं, जैसे कि जानवर, संबंध, काम और खेल, ये सभी इसके उप थीम हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, खाद्य पदार्थ यानी भोजन की बात की गई है, ये थीम है। जल की बात की गई है, ये भी थीम है। और आश्रय की बात की गई है, ये भी थीम है। चूंकि प्रश्न में आपसे उप थीम पूछा गया था तो ये सभी गलत हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन बचा संबंध, ये परिवार एवं मित्र का उप थीम था, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली किस पर आधारित है। देखिए, पोचमपल्ली एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, और आपसे यही जानना चाहता है कि आप पोचमपल्ली के बारे में क्या जानते हैं। तो ये वास्तविक स्थान पर आधारित है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है
थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। ये जो थीम है ईवीएस का, कुल 6 थीम में से एक थीम भोजन था। तो ये पूछा जा रहा है कि उसकी व्याख्या करने के लिए कौन सा उपयुक्त है। पहला देखिए, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि किसान ही है जो हमें हमारे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही था। दूसरा देखिए, किसी खेत में जाना और अवलोकन करना, ये भी हो सकता है। तीसरा देखिए, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन चौथे ऑप्शन को देखिए, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर डबल रोटी की बात की गई है, ब्रेड की बात की गई है। ब्रेड चूंकि सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ये कहीं ना कहीं गेहूं से या फिर किसी कच्चा रॉ मटेरियल से बना होगा जो कि किसानों के द्वारा उत्पादित किया गया होगा। तो डबल रोटी जो है वो कारखाने में बनता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो अनाज किसान उत्पादन करते हैं। तो इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है ना कि प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो अब देखिए, ए बी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का प्रयोग कर सकता है। पहला दिया गया संरचनात्मक कार्यपत्रक। संरचनात्मक कार्यपत्रक कहने का मतलब कि वर्कशीट की बात की गई है, और कंस्ट्रक्टेड यानी कि जिसे बनाया गया हो स्पेशली क्षेत्र भ्रमण के उद्देश्य से, तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखिए, असंरचनात्मक की बात की गई है, यानी कि जिसे स्पेशली क्षेत्र भ्रमण के लिए ना बनाया गया हो, तो ये गलत होगा आपका, ठीक है। तीसरा देखिए, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए सी और डी सही होगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 1 ए सी डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन के लिए मेंडल की कहानी देने का क्या उद्देश्य है। पहला विकल्प देखिए, आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत करना। यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा कि मैं स्टार क्यों लगाया था। दूसरा दिया गया है, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। ये देखिए, ये विकल्प सही है। और जो पहला विकल्प था जिस पर मैंने स्टार लगाया है, यही तो आनुवंशिकता का सिद्धांत है कि आपके परिवार से, आपके माता पिता से जो आपको गुण मिलते हैं, वंशानुगत गुण, वो आगे आप में ट्रांसफर हो रहे हैं, यही तो आनुवंशिकता है। तो इस वजह से पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन को ऑप्शन बी में इसने खुद इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो पहला संकुचित था और दूसरा इसकी व्याख्या था, तो दूसरा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया। तीसरा देखिए, वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी ठीक है, क्योंकि बच्चे को साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ाना है और किस प्रकार से वैज्ञानिक परत दर परत काम करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी नए अन्वेषण के लिए, तो इसके लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। चौथा देखिए, वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषताओं को केंद्रित करना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके उनके सतत यानी लगातार परिश्रम को देख करके। तो ऑप्शन बी देखिए, बी सी डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रचनात्मक आकलन की तकनीकों का रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव करिए। रचनात्मक आकलन के बारे में पहले समझ लीजिए कि जब एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, एक पाठ खत्म होता है, एक प्रत्यय खत्म होता है, तो टीचर ये जानने का प्रयास करता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसके लिए जो आकलन करने के लिए जो परीक्षा या फिर टेस्ट या फिर यूँ कह लें कि आकलन किया जाता है, उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा उत्तर हो सकता है। चौथा देखिए, प्रदत्त कार्य, मतलब कि असाइनमेंट की बात की गई है, ये आपका उत्तर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बच्चे को असाइनमेंट देते हैं घर से करके लाने के लिए, तो हो सकता है कि वह किताब से छाप करके ले आए और आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो बच्चा सीखा है या नहीं, क्योंकि वो घर जाएगा तो निश्चित तौर पर किसी परिवार के सदस्य से या फिर बुक से हेल्प लग सकता है। तो ये रचनात्मक आकलन की तकनीक नहीं हो सकती। तीसरा देखिए, पोर्टफोलियो या फिर फाइल। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो साल भर में किसी कक्षा के सत्र के दौरान साल भर में जो कुछ भी वो गतिविधि कर रहा है, उसमें क्या उसकी प्रगति है, इसके बारे में उस पोर्टफोलियो में मेंशन किया जाता है। तो साल भर की गतिविधि हमको नहीं देखनी है, बल्कि आज जो मैंने पढ़ाया है उस पर्टिकुलर चैप्टर में उसको समस्या है या नहीं, इसके बारे में हमको जानना है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं हो सकता। क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चों को क्रम दे रहे हैं कि तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। या फिर कोई रेटिंग स्केल है, कुछ प्रश्नों की यहाँ पर सूची है जिसमें आप प्रश्न पूछ करके बच्चों को रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी निगेटिव था, क्योंकि पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट में उनका आकलन करने के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर बात करें सहपाठी आकलन की, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों?
क्योंकि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट अभी आपने पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है, उसमें उसके सहपाठी से आप पूछ सकते हैं कि आपके दोस्त को आया है या नहीं। मतलब कि एक तरीके से जो उनके साथ पढ़ रहा था बच्चा, उसके माध्यम से ये जाना जा सकता है। देखिए ये भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन इन तीनों के से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और चूंकि आपको एक विकल्प को ही चुनना है, तो यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। अवलोकन मतलब कि किसी को देख करके उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, पहला देखिए कागज के पेंसिल टेस्ट, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें अवलोकन नहीं है, इसमें बाकायदा आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए प्रदत्त कार्य, प्रदत्त कार्य का मतलब असाइनमेंट दे करके आप उसका अवलोकन करने की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए कार्यपत्रक, कार्यपत्रक का मतलब होता है वर्कशीट, तो ये भी लिखने से संबंधित है, यानी परीक्षा से संबंधित है कहीं ना कहीं। लेकिन बात करें अगर पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो बेसिकली एक फाइल है जो कि आपका रिकॉर्ड है कि पिछले साल के दौरान या फिर वार्षिक अभी जो सत्र चल रहा है इसके दौरान आपका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी देख करके आपका आकलन करना, ये पोर्टफोलियो के माध्यम से होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। चौथा विकल्प दिया गया है, बता देना, स्पष्ट कर देना, यानी कि कोई टीचर को बच्चा बता दिया कि हाँ मैं समझ गया, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि हो सकता है कि वो कई बार बच्चे संकुचित होते हैं, मतलब कि संकोच करते हैं, और कक्षा में अगर उन्हें कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आया तो भी वो बोल देते हैं कि हाँ मैं समझ गया, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा देखिए प्रत्याहन, प्रत्याहन का मतलब रिकॉल करना, कि मतलब जो चीज़ें आप पहले से आपके माइंड में हैं आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये कहीं ना कहीं रटने पर जोर दे रहा है, और कभी भी रटने वाला विकल्प आपका सही नहीं होगा। तीसरा देखिए सीधे सीधे याद यानी रटने की बात कर रहा है, तो ये भी निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 विचार विमर्श, यानी टीचर बच्चों से विचार विमर्श करेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, संप्रत्यय पर, कि बच्चा सीखा है या नहीं। अगर वो सीखा होगा तो जाहिर सी बात है बातचीत के दौरान टीचर को एहसास हो जाएगा कि वह उस संप्रत्यय के बारे में कितना जानता है, और अगर नहीं जानता होगा तो निश्चित तौर पर वो बता नहीं पाएगा। तो विचार विमर्श सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, और इसमें बच्चे की भी सहभागिता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए शिक्षक का कौन सा आसान तरीका है। तो ये देखिए पहला दिया गया विद्यार्थियों को सूचना देना, यही आपका उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो टीचर किसी की सुन रहा है और ना ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को कक्षा में आया टीचर और सिर्फ सूचना दे करके बता करके चला गया, तो ये टीचर के लिए सबसे आसान था। ये देखिए प्रश्न अपने आप में निगेटिव सेंस लिए हुए है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किस्से, यानी कि नैरेटिव की बात की जा रही है, बच्चों को एक तरीके से कहानी में पिरो करके उसको बताना, तो ये बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता भरा होता है, इस वजह से आपका उत्तर यही होगा। ठीक है, कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट की बात की जा रही है, नहीं होगा। मॉडल की बात की जा रही है, मॉडल बच्चे खुद देख करके नहीं समझ पाएंगे, तो ये भी इस प्रश्न के सापेक्ष निगेटिव है। ठीक है, और चार्ट पेपर भी निगेटिव सेंस दे रहा है। लेकिन अगर बच्चों को कहानी से जोड़ करके, यानी कि उसके परिवेश से जोड़ करके कोई कहानी के माध्यम से उसको अध्ययन कराएंगे, तो ये उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, और ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा क्या पसंद किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प देखिए पाठ का स्पष्ट सारांश, ये कहीं ना कहीं व्याख्या से जुड़ा हुआ है, कि मतलब आप कक्षा में आइए, बच्चों को व्याख्या दीजिए और चले जाइए, तो ये बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं व्याख्या में, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए गृह कार्य का आकलन, बच्चे होमवर्क जो कर करके लाए हैं उसका आकलन करिए, ये विद्यार्थियों को पसंद है, ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। देखिए वो वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा जिसमें विद्यार्थी भी सहभागिता दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर कार्य के दौरान। ठीक है, और यहाँ पर एकल कार्य दिया गया है, यानी कि इंडिविजुअल वर्क की बात की जा रही है, यानी सभी बच्चे अलग अलग कुछ कार्य करें, तो ये भी बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि बच्चों की ये मानसिकता होती है कि वो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, तो चूंकि आप उनको अलग अलग कर दे रहे हैं तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें चित्रकला की और शिल्पकला की, तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बच्चे खुद उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, किस चीज़ का अवसर मिलता है। चौथा देखिए वर्णन करने का, वर्णन करना प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए निगेटिव हमेशा सेंस देता है, ये गलत हो गया।
तीसरा देखिए अवधारणाओं का कथन देने का, मतलब कि जो पहले से अवधारणाएं हैं उनको स्टेटमेंट के रूप में बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी निगेटिव सेंस दे रहा है। दूसरा देखिए परिभाषा सीखने का, परिभाषा कभी भी जिस भी विकल्प में दिखे वो हमेशा निगेटिव ही ऑप्शन रहता है एनसीएफ के अनुसार, ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को सिर्फ परिभाषा रटवा नहीं सकते बल्कि उनको खेल के माध्यम से सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए प्रश्न पूछने का, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जिस ऑप्शन में बच्चे सहभागिता लेंगे और साथ ही साथ उनकी उत्सुकता को भी वो दिखा रहा होगा, क्योंकि बच्चे कब प्रश्न पूछेंगे, जब वो उत्सुक होंगे और कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं उस कक्षा में, इस वजह से यही सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।